हैं। आज हम आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 21st क्वेश्चन है, द गिवन फिगर डिपिक्ट्स ए डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो यहाँ पर ये नीचे दिया गया है ये ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। विच सेट ऑफ 3 पार्ट आउट ऑफ फर्स्ट टू सिक्स्थ हैव बीन करेक्टली आइडेंटिफाइड। तो नीचे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में ये 3-3 पार्ट हैं, तो हमें बताना है ये इन 6 पार्ट में से इन 3-3 पार्ट्स का कौन सा सेट सही है, कौन सा सेट करेक्ट है, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट पार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है, ये यूट्रस की लाइनिंग है, यूट्रस की आउटर मोस्ट लेयर है। और यूट्रस की आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं, पेरीमीट्रियम। तो फर्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर, ये पेरीमीट्रियम। फर्स्ट है यूट्रस की पेरीमीट्रियम लेयर या लाइनिंग। सेकंड अगर हम देखें, सबसे अंदर के लिए यूट्रस की क्या कहलाती है, एंडोमेट्रियम। तो सेकंड है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। और यहाँ पर अगर हम थर्ड पार्ट देखें, ये थर्ड पार्ट ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इन्फ्यूंडिबुलम। थर्ड पार्ट क्या है, इन्फ्यूंडिबुलम। फोर्थ पार्ट देखें अगर हम, यहाँ पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इन्फ्यूंडिबुलम से आगे ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती है फिम्ब्रियाई, या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये होती है फिम्ब्रियाई। अब देखें अगर फिफ्थ, यहाँ पर ये क्या होता है, ये होता है कर्विक्स। इसको हम क्या कहेंगे, कर्विक्स। और अगर हम सिक्स्थ पार्ट देखें, सिक्स्थ को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो सिक्स्थ पार्ट है ये क्या है, ये होते हैं यहाँ पर, ये है सिक्स्थ पार्ट है वजाइना। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है, वजाइना। तो सिक्स्थ पार्ट ये हमने आइडेंटिफाई किए। अब देखते हैं इनमें से कौन सा पार्ट कौन सा सही है। सेकंड एंडोमेट्रियम बिल्कुल सही, थर्ड इन्फ्यूंडिबुलम ये भी सही, फिफ्थ फिम्ब्रियाई नहीं बल्कि कर्विक्स है, तो ये तो गलत हो गया। थर्ड इन्फ्यूंडिबुलम बिल्कुल सही, फोर्थ फिम्ब्रियाई बिल्कुल सही, फिफ्थ कर्विक्स बिल्कुल सही, तो ये तो करेक्ट है। बाकी भी चेक कर लेते हैं। फोर्थ ओविडिकल फनल गलत है, फोर्थ फिम्ब्रियाई है, तो ये तो गलत हो गया। फर्स्ट पेरीमेट्रियम, सेकंड मायोमेट्रियम नहीं बल्कि एंडोमेट्रियम है, तो ये भी गलत ऑप्शन हो गया। तो इसमें हमारा करेक्ट जो सेट है वो है बी, 21st का बी, थर्ड इन्फ्यूंडिबुलम, फोर्थ फिम्ब्रियाई और फिफ्थ कर्विक्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, द गिवन फिगर शोज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर नीचे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक फिगर दी गई है। विच वॉल ऑफ द यूट्रस ए, बी और सी स्लोज ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो हमें बताना है इनमें से यूट्रस की ए वॉल, बी वॉल और सी वॉल में से कौन सी वॉल जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान ब्रेक हो जाती है, ये इसमें हमें बताना है। तो आपको पता है जो ह्यूमन फीमेल होती है उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल होती है या एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है वो ब्रेक होती है, उसका ब्रेक डाउन होता है। तो इनमें से ए, बी और सी में से एंडोमेट्रियम लाइन कौन सी है, ए। जो ये ए है ये होती है यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल। आप यहाँ पर ये वाली लाइनिंग देख सकते हैं या फिर ये वाली वॉल देख सकते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो ए है यानी एंडोमेट्रियम है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। तो इसमें से ए इज द करेक्ट आंसर, 22 का ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, लोअर नैरो एंड ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड। यूट्रस का जो ये लोअर नैरो एंड है, नीचे वाला जो नैरो एंड है, इसको हम क्या कहते हैं। तो यूट्रस के लोअर नैरो एंड को कहते हैं कर्विक्स। तो 23 का बी इज द करेक्ट आंसर। इसको मैं आपको यहाँ पर डायग्राम में भी दिखा देता हूँ। ये आप ये फिफ्थ पार्ट देख सकते हैं, ये क्या है, कर्विक्स। यहाँ पर ये यूट्रस का जो लोअर नैरो एंड है ये कर्विक्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है, द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इंक्लूड। इनमें से फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में मॉन्स प्यूबियस हो गया, क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और हाइमेन आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें ओरी, ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में इंक्लूड नहीं है। मेमरी ग्लैंड ये भी नहीं है। मॉन्स प्यूबियस एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में इंक्लूड है, क्लाइटोरिस भी है और लेबिया मेजोरा भी है। तो इनमें से थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ
ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया के पार्ट हैं। तो अगर हम देखें सी ऑप्शन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो 24th का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, बार्थोलिन्स ग्लैंड्स आर सिचुएटेड। जो बार्थोलिन्स ग्लैंड होती हैं वो कहाँ पर सिचुएटेड होती हैं? तो जो ह्यूमन फीमेल में जो बार्थोलिन्स ग्लैंड है वो वजाइना के दोनों साइड पर सिचुएटेड होती हैं। तो 25 का ए, ऑन आइदर साइड ऑफ वेजाइना इन ह्यूमंस। ह्यूमन फीमेल्स में वजाइना के दोनों साइड पर बार्थोलिन ग्लैंड सिचुएटेड होती हैं। तो ये आपको याद रखना है। 25 का इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, ए सेक्शनल व्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड शोज। अगर हम मेमोरी ग्लैंड का सेक्शनल व्यू देखें तो उसमें क्या क्या दिखाई देगा ये हमें बताना है। क्या उसमें निप्पल प्लस एरियोला दिखाई देंगे? बिल्कुल सही। मेमोरी लोब, एल्वियोलस और डक्ट दिखाई देंगे? बिल्कुल सही। एंटीबॉडीज, पेक्टोरलिस, मेजर मसल्स प्लस रिब्स, क्या ये दिखाई देंगी? ना उसमें एंटीबॉडीज दिखाई देंगी, ना रिब्स दिखाई देंगी, ना पेक्टोरलिस मेजर मसल्स दिखाई देंगी, तो ये नहीं। एम्पुला प्लस लैक्टिफरस डक्ट दिखाई देगा? बिल्कुल सही। तो इसमें से क्या है? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ अगर हम देखें तो ए पार्ट में है। तो 26 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, मिल्क सिक्रेटेड फ्रॉम द सेल्स ऑफ एल्वियोली ऑफ मेमोरी लोब्स रीचेज निप्पल थ्रू लैक्टिफरस डक्ट एल, मेमोरी डक्ट एम, मेमोरी ट्यूब्यूल टी एंड मेमोरी एम्पुला इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ये हमें यहाँ पर दिए गए हैं कि जो मेमोरी लोब्स में एल्वियोली की जो सेल्स होती हैं उनसे मिल्क सिक्रेट होता है। तो जो ये मिल्क है ये निप्पल पर पहुँचता है लैक्टिफेरस डक्ट से होकर, मेमोरी डक्ट एम से होकर, मेमोरी ट्यूब्यूल टी से होकर और मेमोरी एम्पुला ए से होकर। तो इनका हमें ऑर्डर बताना है, यानी ये जो एल्वियोली की सेल जो ये मिल्क सिक्रेट कर रही हैं ये निप्पल में किस ऑर्डर में पहुँचेगा। तो ये आपको याद रखना है। ऑर्डर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कहाँ पर पहुँचेगा? सबसे पहले पहुँचेगा मेमोरी ट्यूब्यूल पर, यानी टी। टी के बाद मेमोरी ट्यूब्यूल के बाद पहुँचेगा वो मेमोरी डक्ट्स के पास, तो यानी उसके बाद एम। मेमोरी डक्ट हो गई। मेमोरी डक्ट के बाद वो पहुँचता है मेमोरी एम्पुला में, यानी ए। और मेमोरी एम्पुला के बाद वो पहुँचता है लैक्टिफेरस डक्ट के पास, एल। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या हुआ? टी एम ए एल। तो टी एम ए एल यानी ए ऑप्शन। तो 27 का ए इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर एनसीईआरटी में 3.3 टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। इसके ऊपर जो एमसीक्यूज हैं वो हम सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इन ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट म्योटिक डिवीजन द मेल जर्म सेल डिफरेंशिएट इनटू द। ह्यूमंस में फर्स्ट म्योटिक डिवीजन के बाद जो मेल जर्म सेल होती है वो किस चीज़ में डिफरेंशिएट होती है? तो आपको पता है जो ह्यूमंस में फर्स्ट म्योटिक डिवीजन के बाद क्या बनता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो 28 का करेक्ट आंसर क्या है? डी। क्योंकि ह्यूमंस में क्या होता है? सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया होता है, उसमें माइटोसिस डिफरेंशिएशन होगा, वो क्या करेंगे? अपने नंबर को बढ़ाएंगे। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, इसमें फर्स्ट म्योटिक डिवीजन होगा, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट म्योटिक डिवीजन होने के बाद क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। तो फर्स्ट म्योटिक डिवीजन के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। तो 28 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, 2n is equal to 16 is in a primary spermatocyte which is in metaphase of first म्योटिक डिवीजन। यहाँ पर हमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दिया गया है, और जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसका क्रोमोसोम नंबर है 16। और जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये कहाँ पर है? ये अभी फर्स्ट म्योटिक डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में है। इसका क्रोमोसोम नंबर हमें दिया गया है 2n is equal to 16। What shall be the total number of chromatid in each of the secondary spermatocyte? तो हमें बताना है जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे उनमें नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स कितने हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं पूछा गया बल्कि नंबर ऑफ क्रोमेटिड पूछा गया है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसका 2n नंबर हमारे पास 16 है। और आपको पता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में म्योटिक डिवीजन होगा जिससे हमारा
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 16 क्रोमोसोम हैं तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कितने क्रोमोसोम होंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 8 क्रोमोसोम होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है वो हमारा होता है डिप्लॉइड। कैसा होता है? डिप्लॉइड। और जो हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है वो हमारा बनता है हैप्लॉइड। यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 2n होता है यानी डिप्लॉइड होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होगा यानी इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। 2n अगर हमारा 16 है तो n कितना होगा? n होगा हमारा 8। क्यों? 2n अगर हमारा 16 है तो यहाँ से n निकालें, n इज इक्वल टू 16/2 इज इक्वल टू 8। तो जब हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी s लिख देता हूँ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमारा डिप्लॉइड होता है, उसमें क्रोमोसोम नंबर 16 है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में म्यूटिक डिवीजन हुआ जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हमारे बन गए। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होते हैं यानी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो n कितना हो जाएगा? 8। तो एक चीज़ तो हमें पता लग गई कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 8 होंगे। अब यहाँ पर आपको याद रखना है एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होंगे। कैसे? क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कैसी होती है? कुछ इस तरीके से। तो ये एक क्रोमेटिड तो ये हुआ और दूसरा क्रोमेटिड ये हुआ। तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड। ठीक है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कितने क्रोमोसोम? 8 क्रोमोसोम। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 8 क्रोमोसोम। तो 8 क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड? 8 × 2 इज इक्वल टू 16 क्रोमेटिड्स। यहां पर क्या पूछा गया? क्रोमेटिड्स। तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 8 क्रोमोसोम होते हैं तो 8 क्रोमोसोम में 8 × 2 16 क्रोमेटिड्स। तो इसका आंसर क्या हुआ? 16। 29 का इज द करेक्ट आंसर। बस इसमें आपको याद क्या रखना है कि यहां पर क्रोमेटिड्स पूछे गए ना कि क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे ये हमें बताना है। तो इसमें होता क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन हुआ, यहाँ पर ये 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। अब इन 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में दूसरा म्यूटिक डिवीजन होगा तो 1 से 2 स्पर्मेटिड्स बनेंगे। तो यहाँ पर ये क्या था? ये था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यहाँ से इससे ये बने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर सेकेंड म्यूटिक डिवीजन हुआ जिससे एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बने? 2 स्पर्मेटिड्स बने और इस दूसरे वाले से 2 स्पर्मेटिड बने। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं यानी 4 स्पर्म्स बन रहे हैं। तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनेंगे? 2 स्पर्म्स बनेंगे। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म बनेंगे क्योंकि 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बन रहे हैं। तो 1 से कितना बनेगा? 1 से 2 बनेंगे। तो इसका 30 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं ये हमें बताना है। जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसमें फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन हुआ जिससे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने। फिर अब सेकंड म्यूटिक डिवीजन होगा जिससे एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बनेंगे। तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बन गए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अल्टीमेटली आप देखिए क्या हो रहा है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स बन रहे हैं। क्या हो रहा है? एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बन रहे हैं। तो 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनेंगे? 4 × 4 इज इक्वल टू 16 स्पर्म्स।
तो ये आपको इक्वेशन याद रखनी है। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, तो 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनेंगे? 16 स्पर्म बनेंगे, 16 स्पर्म बनेंगे। तो 31st का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 32, व्हाट डज द गिवन फिगर रिप्रेजेंट? ये नीचे जो फिगर दी गई है किसको रिप्रेजेंट करती है? तो आप देख सकते हैं ये जो फिगर है ये किसकी है? सेमिनिफरस टिब्यूल। सेमिनिफरस टिब्यूल का ये सेक्शनल व्यू यहाँ पर दिखाया गया है। तो 32 का बी इज द करेक्ट आंसर, सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफरस टिब्यूल। क्वेश्चन नंबर 33 है, इन स्पर्मेटोजेनेसिस द फेज ऑफ मैचुरेशन इन्वॉल्व्स। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो मैचुरेशन फेज होता है उसमें क्या होता है ये हमें बताना है। तो देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस में जो मैचुरेशन फेज होता है उसमें क्या होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में म्योसिस होता है और उससे स्पर्मेटिड्स बनते हैं। तो इसमें अगर हम सी ऑप्शन देखें, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थ्रू म्योसिस, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में म्योसिस हुआ, म्योसिस फर्स्ट, म्योसिस सेकंड, उसके बाद क्या हुआ? स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ। यही फेज कहलाता है फेज ऑफ मैचुरेशन। तो इसमें 33 का सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 है, इन स्पर्मेटोजेनेसिस रिडक्शन डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान क्रोमोसोम का रिडक्शन डिवीजन कब होता है ये हमें बताना है। तो देखिए पहला स्पर्मेटोगोनिया टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जब स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है क्या उस समय क्रोमोसोम का रिडक्शन डिवीजन होगा? नहीं होगा, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया से में क्या होगा? माइटोसिस डिफरेंशिएशन होगा। स्पर्मेटोगोनिया से जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं तो माइटोटिक डिवीजन होता है और उसमें कोई भी क्रोमोसोम का रिडक्शन नहीं होता। तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं क्या उस समय क्रोमोसोम का रिडक्शन होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उनमें क्या होता है? फर्स्ट म्योटिक डिवीजन। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 46 क्रोमोसोम होते हैं, इनमें क्या होगा? फर्स्ट म्योटिक डिवीजन होगा, जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे जिनमें 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो इसमें तो होगा बिल्कुल सही। बाकी दो ऑप्शन भी देख लेते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट टू स्पर्मेटिड, जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनेंगे क्या उस समय क्रोमोसोम का रिडक्शन डिवीजन होगा? ये हुआ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ? सेकेंड म्योटिक डिवीजन हुआ, सेकेंड म्योटिक डिवीजन, जिससे क्या बन गए? जिससे स्पर्मेटिड्स बन गए। अब यहाँ पर बात याद रखने की क्या है, यहाँ पर म्योटिक डिवीजन तो होता है लेकिन क्रोमोसोम का रिडक्शन नहीं होता। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में भी 23 क्रोमोसोम होते हैं, स्पर्मेटिड में भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पर क्रोमोसोम का रिडक्शन नहीं होगा, म्योटिक डिवीजन तो होगा लेकिन क्रोमोसोम का रिडक्शन नहीं होगा। ये आपको याद रखना है। जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते हैं उस समय तो सिर्फ डिफरेंशिएशन होता है, तो इस समय भी नहीं होगा। तो क्रोमोसोम का रिडक्शन कब होगा? जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। तो 34 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सेल इन द मेल गोनाड रिप्रेजेंट हैप्लॉइड सेल। इनमें से मेल गोनाड में जो सेल्स होती हैं तो इन चारों में से कौन सी सेल हैप्लॉइड सेल है ये हमें बतानी है। तो अगर हम देखें यहाँ पर जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स होती हैं ये होती हैं डिप्लॉइड 2n, और जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होती हैं ये भी डिप्लॉइड होती हैं, और जो इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होती है ये होती है हैप्लॉइड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये भी होती है डिप्लॉइड, तो ये इनकी प्लॉइडी होती है। तो इनमें से हैप्लॉइड सेल कौन सी है? हैप्लॉइड सेल जिनमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो 35 का सी इज द करेक्ट आंसर। 35 का करेक्ट आंसर क्या है? सी है। क्वेश्चन नंबर 36, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ईच विद 2 ब्लैंक्स। ये हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट में हर एक स्टेटमेंट में 2 ब्लैंक है, इनको हमें पढ़ना है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस यूज द करेक्ट फिल अप, which one of the following options gives the correct fill up for the respective blank numbers from 1st to 6 in the statement। तो यहाँ पर 1st से 6 तक के जो स्टेटमेंट हैं इनमें हमें ब्लैंक भरना है। फिर यहाँ पर नीचे क्या है? नीचे ये ग्रुप्स दिए गए हैं, नीचे पार्ट दिए गए हैं कि फर्स्ट में स्पर्मेटोजोआ,
ए के फर्स्ट में और सेकंड में टेस्टोस्टेरोन, फिफ्थ में स्पर्मेटोजेनेसिस, सिक्स्थ में स्पर्मोजेनेसिस। तो इनमें से हमें देखना है कौन से ग्रुप्स जो ये हैं ये फिल ब्लैंक्स को सही तरीके से और करेक्टली फिल करते हैं, ये हमें बताना है। तो पहले देख लेते हैं ए पार्ट। सेमिनिफरस टिब्यूल प्रोड्यूसेस फर्स्ट। सेमिनिफरस टिब्यूल्स क्या प्रोड्यूस करती है? सेमिनिफरस टिब्यूल्स प्रोड्यूस करती है स्पर्मेटोजोआ। तो फर्स्ट में क्या आएगा? स्पर्मेटोजोआ। लिख देता हूं, फर्स्ट में स्पर्मेटोजोआ। सेकंड की अगर हम बात करें, व्हाइल लेडिक सेल प्रोड्यूस। लेडिक सेल क्या प्रोड्यूस करती हैं? लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती हैं। क्या प्रोड्यूस करेंगी? टेस्टोस्टेरोन। ये हो गया। अगर हम थर्ड की बात करें, इन फीमेल यूरिथ्रा इज स्मॉल एंड कंडक्ट्स। फीमेल में जो यूरिथ्रा होता है वो स्मॉल होता है और ये क्या कंडक्ट करता है? ये सिर्फ यूरिन कंडक्ट करता है, ये आपको याद रखना है। और वाइल इन मेल इट कंडक्ट्स यूरिन एंड, जबकि मेल्स में जो यूरिथ्रा होता है वो यूरिन के साथ साथ सीमेन भी कंडक्ट करता है। तो फोर्थ में आ गया सीमेन। अगर हम फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ पार्ट, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया इज कॉल्ड। स्पर्मेटोगोनिया से जो स्पर्मेटोजोआ बनता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। जबकि सिक्स्थ को मैं यहां पर लिख देता हूं, एंड द प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटेड इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड। और जो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बना, इसको तो कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। और उसके बाद क्या होता है, जो स्पर्मेटिड्स हैं वो स्पर्मेटोजोआ में क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। तो पहले में स्पर्मेटोजोआ, दूसरे में टेस्टोस्टेरोन, तीसरे में यूरिन, फोर्थ सीमेन, फिफ्थ स्पर्मेटोजेनेसिस और सिक्स्थ स्पर्मियोजेनेसिस। अब देखते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप अगर यहां पर देखें, पहले में स्पर्मेटोजोआ, यहां पर आप देखें तो फर्स्ट में क्या है? स्पर्मेटोजोआ, दूसरे में टेस्टोस्टेरोन। फर्स्ट में स्पर्मेटोजोआ, दूसरे में टेस्टोस्टेरोन, बिल्कुल सही। फिफ्थ में स्पर्मेटोजेनेसिस, फिफ्थ में स्पर्मेटोजेनेसिस, ये भी बिल्कुल सही। सिक्स्थ में स्पर्मियोजेनेसिस, ये भी बिल्कुल सही। तो फर्स्ट तो सही हो गया। फर्स्ट टेस्टोस्टेरोन, फर्स्ट में स्पर्मेटोजोआ, तो ये तो पहले से गलत। फर्स्ट में एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन नहीं स्पर्मेटोजोआ, गलत। थर्ड में यूरिन, बिल्कुल सही। फोर्थ में सीमेन, बिल्कुल सही। फिफ्थ में क्या है? फिफ्थ में स्पर्मियोजेनेसिस, फिफ्थ में स्पर्मियो नहीं बल्कि स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ये भी गलत हो गया। आप यहाँ पर देखें फिफ्थ में क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस, और यहाँ पर लिखा है स्पर्मियो। तो इसमें सिर्फ कौन सा कॉम्बिनेशन सही है? ए कॉम्बिनेशन सही है। तो 36 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू कैविटी ऑफ द सेमिनिफरस टिब्यूल्स इज कॉल्ड। इसमें हमें वह प्रोसेस बताना है जिस प्रोसेस में जो स्पर्मेटोजोआ हैं वो सर्टोली सेल से रिलीज होते हैं और सेमिनिफरस टिब्यूल्स की कैविटी में चले जाते हैं। यानी वह प्रोसेस जिसमें स्पर्मेटोजोआ सर्टोली सेल से रिलीज होकर कहाँ पर जाएंगे? सेमिनिफरस टिब्यूल्स की कैविटी में जाएंगे। वो प्रोसेस क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन प्रोसेस। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, इन oogenesis द सेकेंडरी फॉलिकल should ट्रांसफॉर्म इनटू ए टर्शरी फॉलिकल विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड। oogenesis प्रोसेस के दौरान जो सेकेंडरी फॉलिकल होता है वो टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। और टर्शरी फॉलिकल की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एंट्रम। टर्शरी फॉलिकल में फ्लूइड फिल्ड कैविटी को एंट्रम कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो 38 में अगर हम देखें, यहां पर ए इज द करेक्ट आंसर, एंट्रम। क्वेश्चन नंबर 39 है, गिवन बिलो इज एन इनकम्प्लीट फ्लो चार्ट शोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स ऑन गैमेटोजेनेसिस इन मेल्स। नीचे हमें एक इनकम्प्लीट चार्ट दिया गया है और इस चार्ट से हमें पता लगता है कि जो मेल्स में जो गैमेटोजेनेसिस होता है उस प्रोसेस में हार्मोन्स का क्या इफेक्ट होता है, हार्मोन्स का क्या इन्फ्लुएंस होता है। ऑब्जर्व द फ्लो चार्ट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। इस चार्ट को हमें केयरफुली ऑब्जर्व करना है और इनमें से
ए, बी और सी को आइडेंटिफाई करना है ये क्या होंगे। तो देखिए इस चार्ट को ऑब्जर्व करते हैं। तो इस चार्ट में क्या क्या, इस चार्ट में कहा गया है पिट्यूटरी ग्लैंड दी गई है सबसे ऊपर। पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है, आईसीएसएच। आईसीएसएच क्या होता है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है इनको। फिर ये जो आईसीएसएच हैं ये लीडिंग सेल पे एक्ट करते हैं, और लीडिंग सेल और जो लीडिंग सेल है ये क्या करती है, ये ए हार्मोन प्रोड्यूस करती है। अब इस ए हार्मोन का हमें नाम बताना है। तो जो लीडिंग सेल है वो एंड्रोजन प्रोड्यूस करती है। क्या करती है, एंड्रोजन्स प्रोड्यूस। तो अगर हम देखें ए में प्रोजेस्टेरोन नहीं, जीएनआरएच नहीं, ये नहीं, एंड्रोजन। तो इसी ए ऑप्शन से हमें पता लग गया आंसर क्या होगा, डी, ए एंड्रोजन। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है। ये जो एफएसएच है ये किस पे करेंगे, ये सर्टोली सेल पे एक्ट करेंगे। एफएसएच किस पे एक्ट करेंगे, सर्टोली सेल पे। तो बी सर्टोली सेल। फिर जो ये सर्टोली सेल है किसको स्टिमुलेट करती है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करती है। तो सी स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ए में एंड्रोजन, बी में सर्टोली सेल, सी में स्पर्मेटोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 40, स्पर्मेटोजेनेसिस इज इंड्यूस्ड बाय। स्पर्मेटोजेनेसिस को कौन इंड्यूस्ड करता है, अभी हमने पढ़ा ऊपर प्रोसेस में। स्पर्मेटोजेनेसिस को कौन इंड्यूस करेगा, एफएसएच फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो 40 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, द गिवन टेबल शोज डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। नीचे हमें जो ये टेबल दी गई है इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस दोनों प्रोसेस में डिफरेंस बताया गया है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। तो पहला देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस में प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, बिल्कुल सही। स्पर्मेटोजोआ का जो फॉर्म होते हैं इस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, सही है। स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजोन फ्रॉम ए स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से जो स्पर्मेटोजोन बनते हैं इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो ए तो सही है। बी, इट चेंजेस ए हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इनटू अनदर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, स्पर्मेटोजेनेसिस में एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर दूसरे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है। ये क्या, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इस प्रोसेस में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में जो डाइप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया होता है वो हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है। किसमें, डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया किस में कन्वर्ट होगा, हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ में। तो यहाँ पर क्या होता है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगी, यहाँ पर डिप्लॉइड होना चाहिए था, तो ये तो हो गया गलत। इट इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ ए डिप्लॉइड स्ट्रक्चर इनटू हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, स्पर्मियोजेनेसिस में डिप्लॉइड स्ट्रक्चर क्या हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है, बिल्कुल गलत। क्योंकि इसमें क्या होगा, जो स्पर्मियोजेनेसिस होती है उसमें हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोन में कन्वर्ट होता है। हैप्लॉइड स्पर्मेटिड किस में कन्वर्ट होगा, हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोन में। तो यहाँ पर दोनों जगह हैप्लॉइड होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इनकरेक्ट ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना था, तो यही हमारा आंसर होगा। बाकी इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस में ग्रोथ और डिवीजन होता है, डिवीजन एंड ग्रोथ इसमें अब्सेंट रहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस में, बिल्कुल सही। स्पर्मेटोगोनियम फॉर्म फॉर स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान एक स्पर्मेटोगोनियम 4 स्पर्मेटोजोआ बनाता है, सही है। जबकि स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान एक स्पर्मेटिड क्या होता है, सिंगल स्पर्मेटोजोन बनाता है, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी। तो 41 का बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड एज ए बी सी डी एंड ई इन द गिवन डायग्राम ऑफ ए ह्यूमन स्पर्म एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर एक ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम दिया गया है, इसमें से ए बी सी डी ई पार्ट हमें आइडेंटिफाई करने हैं। तो देखिए ए पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाता है, ये एक्रोसोम कहलाता है। तो ए पार्ट एक्रोसोम इसमें तो नहीं है, इसमें ए पार्ट एक्रोसोम है बी में, इसमें भी एक्रोसोम नहीं है, इसमें बी और डी में ए पार्ट एक्रोसोम है। बी पार्ट, ये बी पार्ट क्या कहलाता है, बी पार्ट होता है हमारा न्यूक्लियस, यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस। तो बी इसमें सेंट्रोल दिया गया है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो हमें आंसर मिल गया बी इज द आंसर। ए एक्रोसोम, ये वाला पार्ट एक्रोसोम, बी वाला क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। सी इसमें सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल होते हैं। डी ये वाले माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और ई
यहाँ पर जो ये लेयर है ये कहलाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बी इज द करेक्ट आंसर 40 का। 43 द मिडल पीस ऑफ द स्पर्म कंटेन्स, स्पर्म का जो मिडिल पीस होता है उसमें क्या मौजूद होता है, उसमें होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो 43 का बी इज द करेक्ट आंसर। ये फिगर में फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो मिडिल पीस है ये वाला पीस, इसके अंदर क्या है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो 43 का करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 कंसिडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टेटिंग विच वन आर ट्रू एंड विच वन आर फॉल्स। नीचे हमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट इनमें से फॉल्स है। तो पहला देखिए, मिडिल पीस ऑफ स्पर्मेटोजोन इज आल्सो टर्म्ड एज पावर हाउस ऑफ स्पर्मेटोजोन। स्पर्मेटोजोन का जो मिडिल पीस है उसको हम पावर हाउस भी कहते हैं स्पर्मेटोजोन का, क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है, तो पहला ट्रू। अगर इसमें हम दूसरा देखें, वास डिफरेंस जो इज एडक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल टू फॉर्म वास इफ्रेंटिया, जो वास डिफरेंस है वो सेमिनल वेसिकल से एक डक्ट को ज्वाइन करती है और वास इफ्रेंटिया बनाती है। बिल्कुल गलत, क्योंकि जो वास डिफरेंस है वो सेमिनल वेसिकल से एक डक्ट ज्वाइन करती है और इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। क्या बनाएगी, इजैकुलेटरी डक्ट। तो दूसरा हो गया फॉल्स। तीसरा, सीमन इज ए कलेक्शन ऑफ सेक्रेशन फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कोपर्स ग्लैंड टू स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस। जो सीमन है वो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कोपर्स ग्लैंड के जो सेक्रेशंस होते हैं उनका कलेक्शन होता है। बिल्कुल सही है। और जो सीमन है इसमें स्पर्म्स होते हैं टेस्टिस से। बिल्कुल सही है। तो ये भी क्या हो गया, हमारा ट्रू हो गया। तो ये ट्रू, दूसरे वाला फॉल्स था, पहले वाला भी ट्रू था। तो फर्स्ट ऑप्शन में पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू। बिल्कुल सही। तो ए इज हमारा, ए क्या है, आंसर है। पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू। तो 44 का ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 द प्रिंसिपल टेल पीस ऑफ ह्यूमन स्पर्म शोज द माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट ऑफ। ह्यूमन स्पर्म की जो टेल होती है, टेल वाला जो पीस होता है, इसमें माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट कैसा होता है ये हमें बताना है। तो इसमें जो माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट होता है वो 9+2 टाइप का होता है। कैसा होगा, जैसे आपने सीलिया और फ्लैजिला की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी। सीलिया और फ्लैजिला में माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट कैसा होता है, 9+2, जिसको 9+2 एरे भी हम कहते हैं। इसी तरीके से ह्यूमन स्पर्म में भी माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट कैसा होगा, टेल पीस में जो उसकी टेल वाला पार्ट होता है 9+2 अरेंजमेंट। तो इसका बी इज द आंसर, 45 का बी।